नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ और अब वक्त हो चला है प्राइम न्यूज का। तो बढ़ते हैं खबरों में आगे और बताते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर हुए हमले पर सियासत शुरू हो गई है। जहां पहले बीजेपी ने ममता पर हमले को महज चुनावी नौटंकी करार दिया, तो वहीं अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी इसमें कूद पड़े हैं। अधीर रंजन ने आरोप लगाया कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ममता ये सब कर रही है। आगे देखिए हमारी रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले के बाद से बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। टीएमसी ने जहां कथित हमले के पीछे बीजेपी की साजिश करार दिया है, वहीं बीजेपी ने इसे ममता का चुनावी स्टंट करार दिया है। बीजेपी बनाम ममता की इस लड़ाई में अब कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। सीनियर कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मसले पर ममता पर निशाना साधा है। कांग्रेस के सांसद और पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी ने कहा, अगर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है तो सीबीआई, सीआईडी, एनआईए या फिर एसआईटी को बुलाइए। ममता बनर्जी ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं? आप जनता की सहानुभूति हासिल करना चाहती हैं। पुलिस कहाँ थी? सीसीटीवी कहाँ है? सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए और सच्चाई सामने आ जाएगी। लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता चौधरी ने कहा, वो हमला साजिश, हत्या के प्रयास का हवाला देते हुए लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश में लगी हुई हैं। ममता दावा कर रही हैं कि घटना के वक्त उनके साथ पुलिस फोर्स नहीं थी। ये तो हास्यास्पद है। ये साफ तौर पर बहाने बनाकर चुनाव जीतने की कोशिश है। ममता पर नंदीग्राम में हुए कथित हमले को चौधरी ने नौटंकी और सियासी पाखंड करार दिया था। चौधरी ने कहा, यह सहानुभूति बटोरने के लिए सियासी पाखंड है। ममता को लगा कि नंदीग्राम में जीतना मुश्किल है, तो उन्होंने चुनावों से पहले ये नौटंकी रची है। वो केवल मुख्यमंत्री नहीं, पुलिस मंत्री भी हैं। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि पुलिस मंत्री के साथ एक भी पुलिस नहीं थी? अगर कॉन्स्पिरेसी है तो सीबीआई को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है एनआईए को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है सीआईडी को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाओ। क्यों नहीं करते? सिर्फ कॉन्स्पिरेसी 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 बहाना बना के आम लोगों को भावना को तुम खींचना चाहती हो। नहीं, एक पुलिस मंत्री, उस समय पुलिस कहाँ थे? सीसीटीवी कहाँ गई थी? ये सारा निकालो ना। निकालने से दूध में दूध और पानी में पानी अलग हो जाएगी। लेकिन ये वो नहीं करेगी, इसलिए कि नजदीक चुनाव आ गए हैं, दरवाजा चुनाव खटखटा रही है। वो जहां खड़ी हुई है वो चुनाव कई दिनों के अंदर वहां चुनाव होगी, तो इसलिए चुनाव होने के पहले उनको ये लगी कि स्थिति नाजुक है, तो नाजुक स्थिति होने के चलते उन्होंने एक बहाना बनाना जरूरी समझी और ये बहाना बना के ये आक्रमण हुआ, कॉन्स्पिरेसी हुआ, ये हुआ, मारने का कोशिश हुआ, वगैरह वगैरह बहाना बना के आम लोगों को भावना को अपने पक्ष लाना चाहते हैं। बस यही मुद्दा है। नहीं तो बंगाल में पुलिस मंत्री होते हुए उनके साथ पुलिस नहीं रही, ये सुनने में हंसी आएगा और क्या आएगा। ये हास्यास्पद होते हैं, ये सिंपली ये रिडिकुलस है, हास्यास्पद एक मुद्दा बना दिया है। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम ममता बनर्जी कथित हमले में घायल हो गईं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का दिया और वो गिर गईं। अस्पताल के डॉक्टर मोनीमय बनर्जी के अनुसार सीएम के बाएं पैर और पंजे में गंभीर चोटें आई हैं। उनके दाहिने कंधे और कलाई पर भी चोटें आई हैं। डॉक्टर ने 1.5 महीने आराम की सलाह दी है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि वो व्हील चेयर पर प्रचार करेंगी। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस मामले को झूठा करार दिया है। अब टीएमसी और बीजेपी दोनों ने ही इस मसले पर चुनाव आयोग का रुख करने की घोषणा की है। टीएमसी जहां इसे जानबूझकर किया गया हमला करार दे रही है, वहीं बीजेपी ने ममता पर नंदीग्राम में हमले पर झूठी खबर फैलाने का आरोप लगाया है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। एक एंकर दूसरे एंकर का दुश्मन होता ही है।
बिहार में रह रहकर शराबबंदी का जनचिराग से निकल ही आता है। इस बार सीएम नीतीश कुमार ने मंत्री की जमीन पर बने स्कूल से ही अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है और नीतीश कुमार को बिहार का सबसे बड़ा शराब माफिया बोल दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए हमारी। बिहार में तेजस्वी यादव के बयान राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाते जा रहे हैं। तेजस्वी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शराबबंदी को लेकर निशाना साधा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में शराबबंदी फ्लॉप है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पार्टी प्रशासन व सरकार पर कंट्रोल है, लेकिन शराबबंदी फेल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े शराब माफिया हैं। बिहार में शराब का 20,000 करोड़ का अवैध कारोबार बन गया है। ये सर्वाधिक मुनाफे का धंधा बन गया है। नीतीश कुमार की सरकार में सत्ताधारी दल के कई विधायक भी नशे में बार बालाओं संग ठुमके लगाते देखे जा चुके हैं। सरकार बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही, केवल गरीबों मजदूरों पर कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नेता व नीतीश सरकार में मंत्री राम सूरत राय के भाई के घर से शराब की बरामदगी पर तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार के शराबबंदी कानून का मजाक बना दिया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मंत्री राम सूरत राय को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वंचित समाज के लोगों को ही शराबबंदी कानून से परेशान किया जा रहा है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है, जबकि मंत्री और अधिकारी शराब बेच रहे हैं। शराबबंदी पूरी तरीके से सफल है और हम लोगों ने भी कई बार शराबबंदी की असलियत को आप लोगों के सामने भी साझा किया है। नीतीश जी के मंत्रिमंडल में लगभग 64% दागी मंत्री हैं, टेंटेड मिनिस्टर हैं। कई ऐसे मंत्री हैं जिनके बलात्कार के, अपहरण के, मर्डर के गंभीर मामले भी हैं। हम लोगों ने सदन के पटल पे भी कई बार जो है सबूत को रखने का काम किया और जब नीतीश कुमार जी को हम लोग जब बोलते हैं तो नीतीश जी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उनको कुछ खबर ही नहीं हो, कुछ पता ही ना हो। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार इस राज्य के सबसे बड़े शराब माफिया हैं, क्योंकि उनकी जानकारी में ही सब कुछ हो रहा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मंत्री राम सूरत राय के घर से शराब पकड़ी गई, जमीन उनके पिता की है, उनके भाई पर एफआईआर है, तो वे गुनाहगार हैं, उन्हें सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश सरकार के 64% मंत्री दागी हैं। बता दें, बिहार में शराबबंदी को लेकर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर कई बार निशाना साध चुके हैं। बड़ी बात यह है कि सीएम नीतीश की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ दिन पहले नीतीश की सहयोगी पार्टी बीजेपी के विधायकों ने ही कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश को निशाने पर लिया था और बिहार में योगी मॉडल लागू करने की बात की थी। खैर, ये बात तेजस्वी भी जानते हैं कि नीतीश कुमार के आगे की राह कठिन है। इस बात को लेकर तेजस्वी और भी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से सटे बॉर्डर पर चल रहा आंदोलन दिन पर दिन कमजोर पड़ता जा रहा है, जिसके चलते राकेश टिकैत समेत संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने बेचैनी बढ़ती जा रही है। किसान आंदोलन का राजनीतिकरण कहीं न कहीं किसानों को संघर्ष से दूर कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली से सटे गाजीपुर, शाहजहांपुर, टीकरी और सिंगू बॉर्डर पर चल रहा किसानों का प्रदर्शन फीका पड़ने लगा है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता के अलावा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आंदोलन की सफलता को लेकर कितने ही दावे करें, लेकिन सच ये है कि दिल्ली की सीमाओं पर जुटे किसानों की संख्या तेजी से घटती जा रही है।
गाजीपुर, टीकरी और सिंगू बॉर्डर पर पहले की तुलना में प्रदर्शनकारी किसानों की संख्या बेहद कम है। किसान नेता राकेश टिकैत भी इस बात से हैरान है कि यूपी गेट पर किसान प्रदर्शनकारियों की संख्या 200 से भी नीचे आ गई है। टेंट भी उखड़ने लगे हैं। बताया जा रहा है कि 28 नवंबर को जब यूपी गेट पर किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था तो यहां पर युवा हजारों की संख्या में धरना स्थल पर मौजूद थे। आलम यह था कि युवा मंच भी संभालते थे और धरना स्थल की सभी व्यवस्था युवाओं के हाथ में ही थी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष गौरव टिकैत भी अक्सर यहां पर पहुंचकर युवा प्रदर्शनकारियों में जोश भरते थे। 3 महीने बाद अब हालात ये हैं कि 26 जनवरी को दिल्ली में हुए उपद्रव के बाद युवा प्रदर्शनकारी धरना स्थल को छोड़कर चले गए हैं। इनके वापस लौटने का सिलसिला अभी भी जारी है। धरना स्थल का मंच खाली दिखाई दे रहा है। ऐसे में प्रदर्शनकारी नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। यूपी गेट धरना स्थल पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारी हाथों में लोहे की जंजीर बांधकर घूमे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 3 कृषि कानून किसी हथकड़ी से कम नहीं है। कृषि कानून विरोधियों की ओर से सिंगू बॉर्डर पर धरना दिया जा रहा है। महिलाएं अब धरना स्थल पर दिखाई नहीं दे रही हैं। धरना स्थल पर 10 महिलाएं भी मौजूद नहीं थीं। प्रदर्शनकारी धरना स्थल पर कम और ट्रॉलियों में ज्यादा बैठे दिखे। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस आंदोलन में हिस्सेदारी की थी, लेकिन बाद में अब सिंगू बॉर्डर पर फिर से रौनक खत्म होती जा रही है। बता दें, प्रदर्शनकारियों की ओर से धरना स्थल पर भीड़ बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। कभी मुफ्त में गन्ने का जूस पिलाया जा रहा है तो कभी फ्री में आइसक्रीम बांटी जा रही है। बावजूद इसके 1-2 दिन रौनक के बाद फिर से वही सन्नाटा हो जा रहा है। धरना स्थल पर अब केवल बुजुर्ग ही बचे हैं। 26 जनवरी को जो लाल किले पर हिंसा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उसके बाद यहां पर युवा आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इस वजह से सुरक्षा बलों के जवान भी आराम करते दिखाई पड़ते हैं। बता दें, यहां पर 2 बार पुलिस की टीम पर हमला भी हो चुका है। ऐसे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। वहीं किसानों की प्रदर्शन को लेकर उदासीनता राकेश टिकैत का सिरदर्द बनती जा रही है, क्योंकि राकेश टिकैत इस आंदोलन को कई बार राजनीतिक रूप देने की कोशिश करते रहे हैं। बंगाल चुनाव को लेकर भी संयुक्त किसान मोर्चे का यह ऐलान कि बीजेपी को वोट ना देकर किसी और राजनीतिक दल को वोट दें, कहीं ना कहीं आंदोलनकारी किसानों को अखरता नजर आ रहा है। किसानों को यह बातें भी समझ में आ रही हैं कि यह आंदोलन कृषि कानूनों के विरोध में है, ना कि बीजेपी के, और इसका राजनीतिकरण कहीं ना कहीं उनके आंदोलन को कमजोर ही कर रहा है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। बंगाल की चुनावी जंग धीरे धीरे हिंसक रूप लेती जा रही है। ममता पर हुए कथित हमले के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कई जगह उग्र प्रदर्शन किए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस कथित हमले को ममता की चुनावी नौटंकी करार दिया है। खैर, जहां पहले शब्द बाणों से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे, तो वहीं अब चुनावी जंग में चोट को ट्रंप कार्ड बनाकर टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साध रही है। यह रिपोर्ट देखिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद वो चोटिल हो गई। ममता ने साजिश के तहत उन पर हमले का आरोप लगाया, जिसके बाद ममता को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर नंदीग्राम से कोलकाता लाया गया। यहाँ राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SSKM में ही उनका इलाज शुरू किया गया। उन्हें शरीर में, पैर सहित कई जगहों पर गंभीर चोटें आई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान 4-5 लोगों ने उनको धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई। ममता का कोलकाता के SSKM अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टरों ने उनकी तबीयत का हाल बताया। डॉक्टरों की टीम ने प्रारंभिक जांच में पाया कि पैर सहित ममता बनर्जी के शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आई हैं।
सीएम का एसएसकेएम अस्पताल में एक्सरे और एमआरआई किया गया। हमले के बाद ममता बनर्जी का क्या कुछ कहना था, ये आपको सुनाते हैं। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। हमारा पुलिस दीदी 4-5 आदमी नहीं था। मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर नोट कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पूरा चौक हो गया। देखो कितना पुलिस अभी बहुत दर्द हो रहा है। अभी जोर और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है दीदी? बरौलिया बाजार में। और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 दूसरी तरफ ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने सीएम की अस्पताल में भर्ती वाली एक तस्वीर ट्वीट की है। अभिषेक ने लिखा कि भाजपा 2 मई को बंगाल के लोगों की शक्ति को देखने के बाद खुद को कोसेगी। दरअसल 2 मई को चुनाव के नतीजे आने हैं। बता दें, ममता बनर्जी पर कथित हमले के बाद नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। बिरुलिया बाजार में बीच सड़क पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाया और ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं दूसरी तरफ आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। टीएमसी कार्यकर्ता ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले की निंदा कर रहे हैं। बंगाल का चुनाव लगातार विवादित होता जा रहा है। पहले जहां शब्दबाणों से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, वहीं अब जब ममता बनर्जी कथित हमले का शिकार हो गई हैं, तब से टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है। पर मैं उनके लंबी आयु की कामना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। हाँ, मतलब वो राजनीति कर रहे हैं, हम चाहते हैं इन चीज़ों पर राजनीति नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को जल्दी से खुलासा करना चाहिए। हिंसा तो वहाँ चलती रहती है, पर हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग सेंट्रल फोर्स भेजकर इस प्रकार की अनहोनी नहीं रोकेगा, ऐसा हमें विश्वास है। बता दें, चुनाव आयोग के लिए भी बंगाल का चुनाव सिरदर्द बनता जा रहा है। लगातार ये आरोप लग रहा है कि बंगाल पुलिस को ममता अपने कामों के लिए प्रयोग में ला रही है। वहीं दूसरी तरफ ममता केंद्र पर आरोप लगा रही हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को मोदी सरकार राज्य में ममता के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। बड़ी बात यह है कि कुछ समय पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर भी हमला हुआ था, जिसमें बंगाल बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विजयवर्गीय की कार का शीशा पत्थर मारकर तोड़ दिया गया था, जिसका आरोप ममता बनर्जी के समर्थकों पर लगा था। अब देखना यह होगा कि कैसे बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से निपट पाता है, क्योंकि बंगाल चुनाव की हर डगर पर हमलों के निशान बढ़ते जा रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो इसी के साथ प्राइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।